काम आ मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करें आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान की आंख का मसला, हुकूमत ने मेडिकल रिपोर्ट जारी कर दी है। हुकूमत के अपने डॉक्टर्स ने विजिट किया इमरान खान को अडियाला जेल में। एक तो इमरान खान अडियाला जेल से मुंतकिल नहीं हुए, जेल के अंदर ही उनका इलाज चल रहा है और इस तरीके से जो NRO की अफवाहें थी, जो खबरें सरगर्म थी, वो एक तरह से दम तोड़ गई। लेकिन हुकूमत के डॉक्टर्स ने, हुकूमत के भेजे गए डॉक्टर्स ने जो मेडिकल रिपोर्ट दी है, उसके मुताबिक इमरान खान की जो राइट आई है उसमें 70% नज़र आता है अगर वो ऐनक लगा ले, और जो उनके लेफ्ट आई है वो 6 है। हुकूमत के मुताबिक इमरान खान की जो सेहत का मामला है वो इम्प्रूव कर रहा है। इसमें हुकूमत ने ना सिर्फ इमरान खान के जो पर्सनल डॉक्टर्स हैं उनको कॉन्फ्रेंस कॉल पे लिया, बल्कि उसके बाद जो PTI के रहनुमा हैं अल्लामा राजा नासिर अब्बास और बैरिस्टर गौहर, उनको पिम्स भी ले जाया गया, वहाँ पर भी उनकी ब्रीफिंग दी गई। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हुकूमत ने इमरान खान के अपने पर्सनल डॉक्टर्स को मेडिकल बोर्ड में शामिल क्यों नहीं किया, इजाज़त क्यों नहीं दी उनको अडियाला जेल लेके जाने की, और इमरान खान को जेल से किसी हस्पताल में मुंतकिल क्यों नहीं किया गया। हुकूमत आखिर इतनी सख्ती क्यों दिखा रही है, इंसानी हमदर्दी का एलिमेंट क्यों बिल्कुल ख़त्म होकर रह गया है हुकूमत के अंदर। और ख़त्म तो जिस तरह मैंने पहले कहा कि डील का तासुर भी होकर रह गया है, लेकिन हुकूमती वज़ीर ने आज एक कह दिया कि अगर दोनों तरफ से रजामंदी हो तो फिर डील हो सकती है। लेकिन कुछ मेरी खबर के मुताबिक जो डील के इम्कानात थे भी, जो डील का एक तासुर था, उसको किसी हुकूमती शख्सियत ने ख़त्म करवा दिया। किस तरह ख़त्म करवाया और उसके पीछे मकासद क्या है, कहानी क्या है, वो इंशाल्लाह किसी और वक्त पे आपके सामने जो है वो रखी जाएगी। लेकिन बहरहाल इमरान खान की आंख तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़ाया नहीं हुई, लेकिन क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मौका ज़ाया कर दिया है। इसके साथ साथ कुछ मज़ीद भी डेवलपमेंट्स के हवाले से सवालात करेंगे। एक तो सदर आसिफ अली जरदारी ने, उन्होंने भी हुकूमत को चार्जशीट कर दिया है और इस तरह किया है कि जब कुछ ही दिन पहले वज़ीर आज़म ने सदर साहब से मुलाकात की है। सदर जरदारी कहते हैं कि इनसे मुल्क नहीं चल रहा और हम मुल्क चला सकते हैं, पीपल्स पार्टी वाले। लेकिन मसला ये है, सदर कहते हैं खुद अपनी ज़बान से कि मेरा मशवरा माना नहीं जाता। अब सदर ये मशवरा किसको देते हैं, वज़ीर आज़म को देते हैं या किसी और को देते हैं, क्यों नहीं माना जाता? इन तमाम सवालात और मुद्दात पे बात करेंगे। जी, प्रोग्राम के फ्लोर को ओपन करते हैं डिबेट डिस्कशन को। इसके लिए सबसे पहले नून लीग से सवाल करेंगे, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, PMLN से मरकज़ी रहनुमा हैं, मरकज़ी नायब सदर हैं खुर्रम दस्तगीर खान साहब, वो मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। खुर्रम साहब, बहुत सवालात हैं आपसे करने के लिए, लेकिन सबसे पहले ये बताएं कि जो आपके एक बड़े सीनियर वज़ीर हैं, वज़ीर आज़म के बड़े अहम दोस्त हैं, उन्होंने कह दिया कि दोनों अतराफ अगर राज़ी हों तो फिर डील हो सकती है। तो मतलब नून लीग के अपने अंदर कोई तब्दीली आ रही है, यानी कि 9 मई के इल्ज़ामात से लेके, इमरान खान पे संगीन तरीन इल्ज़ामात से लेके अब उसी इमरान खान के बारे में आप कह रहे हैं कि दोनों अतराफ राज़ी हो जाएं तो डील हो सकता है, लेकिन अभी नहीं हो रही। तो हो क्या रहा है नून के अंदर? मेरे बड़े भाई हरीफ अब्बासी साहब ही इसकी बेहतर तौजीह दे सकते हैं कि उन्होंने किस ज़हन में रख के ये बात की है, क्योंकि हुकूमत PTI से मुज़ाकरात करने के लिए तैयार है, और लेकिन हमारा इसरार है आज भी कि अगर मुज़ाकरात कौमी हैं तो उनका एजेंडा भी कौमी होना चाहिए। तो अगर अवाम की फलाह का एजेंडा है, उस पर हम बात करने के लिए तैयार हैं। उस दौरान अगर कोई इसमें एतमाद बहाल होता है तो बात आगे भी जा सकती है। लेकिन ये जो जिस पैराए में आपने बात बताई है भाई साहब की, इससे तो मैं बिल्कुल आगाह नहीं हूँ, वही इसकी बेहतर तौजीह दे सकते हैं। चलें, हो सकता है कि आप इस पोजीशन में ना हो, या ये एक सोर इशू है नून लीग के लिए और शायद वो इसको एड्रेस करने की पोजीशन में भी ना हो बाकी नून लीग वाले। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इमरान खान की मेडिकल रिपोर्ट आ गई, हुकूमत के अपने भेजे गए डॉक्टर्स, लेकिन सवाल ये है कि इमरान खान के जो पर्सनल डॉक्टर्स हैं उनको जाने की इजाज़त क्यों नहीं दी गई, फैमिली को मुलाकात की इजाज़त क्यों नहीं दी गई, फैमिली की मर्जी का पर्सन मुलाकात के लिए इलाज के दौरान रहने की परमिशन क्यों नहीं दी गई? इतनी सख्ती, हुकूमत ने बिल्कुल इंसानी हमदर्दी को साइड पे रख दिया। पाकिस्तान में तकरीबन 2.25 लाख कैदी हैं, कितनों को अपने जाती मुआलिज तक एक्सेस अवेलेबल है? हाँ, उनमें से कितने 2.25 लाख में सिर्फ एक, और वो भी वो कानून नहीं कहता। हाँ। सिर्फ इसको एक मावराए कानून ये कहा जाता है कि जी रवादारी रखी जाए। देखिए, हुकूमत का एक फर्ज था किसी भी जिस तरह जो कैदी हैं कि जब बानी चेयरमैन की आंख का आर्जा उन्हें शुरू हुआ
तो 24 जनवरी को, आज से हम सब समझें कि तकरीबन 3 हफ्ते 2 दिन पहले उनका इलाज शुरू कर दिया गया। हुकूमत की जिम्मेदारी ये थी जो उस वक्त पूरी की गई। उसके बाद अब वो इलाज आज भी जारी है। उसके बीच में एक रिपोर्ट आई जिसमें सिर्फ एक वकील के कहने पे जो है वो कहते हैं कि वकील के कहने पे सर्जरी नहीं हो सकती, तो उनके कहने पे तो उन्होंने जो कह दिया उसके ऊपर सब चढ़ दौड़े। हम सब की दुआ है कि अल्लाह ताला बानी चेयरमैन को सेहत दे। आमीन। उनकी आंख का जो आर्जा है, जो आज की रिपोर्ट आई उसके मुताबिक ट्रीटमेंट के बाद इस वक्त वो कोई 70% जो है उनकी बीनाई मौजूद है, जो कि उस पिछली जो रिपोर्ट थी वकील साहब की उसके बरक्स जो दुरुस्त मेडिकल रिपोर्ट कह रही है कि 15% नहीं 70% बीनाई जो है वो इस वक्त मौजूद है। और ये जो बिनाई है, मैंने भी इस वक्त भी करीब पढ़ने की ऐनक पहनी हुई है। हम सबकी बिनाइयां जो है वक्त और उम्र के साथ इफेक्टेड हैं, 10% 15%। लेकिन जो इशू है कि क्या हुकूमत ने अपना फर्ज अदा किया। हुकूमत ने 24 जनवरी को ट्रीटमेंट करवा के अपना फर्ज अदा किया। दूसरा जो मैं बात वादे कर दूं कि 2 दिसंबर को बानी चेयरमैन की जो एक हमशीरा है उनसे मिली थी। जी। अब तकरीबन रफली हम कह सकते हैं कि 2 महीने हुए हैं, 2 महीने कुछ दिन हुए हैं। जी। और 2 दिसंबर को उनकी हमशीरा का बयान ये था कि वो मुकम्मल तौर पर सेहतमंद है। ये हो गया, ये नून लीग का ये पॉइंट सर नून लीग का ये वाला पॉइंट पहले से रजिस्टर हो गया। टेकिंग द डिबेट, टेकिंग माय क्वेश्चंस बैक टू द डील का इशू, क्या मुस्लिम लीग नून डील के मुमकिन तासुर या मुमकिन इम्कान से भी खौफजदा हो गई? क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसी खबर आई है कि जो डील की बातें चल रही थी, जो इम्कानात चल रहे थे, इसे एक हुकूमती शख्सियत ने जो है वो खत्म करवाया। किस तरह करवाया किसी और वक्त मौके पे आप तक तफसील भी पहुंचा देंगे। लेकिन दरमियान में इन सब चीज़ों को जब आप कनेक्ट करते हैं, दरमियान में वंडर बॉय की बातें आई, शहबाज शरीफ को तब्दील करने की बातें आई, कौमी हुकूमत की अब बात हो रही है, डील की बातें आ गई, इमरान खान के रिलीज होने की बातें आ गई। जब आप इन सबको कनेक्ट करते हैं तो क्या यही वजह है कि इमरान खान से किसी पर्सनल बंदे को मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही ताकि कोई इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन इमरान खान के हवाले से बाहर ना आ सके? मैं पहले इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन को एड्रेस कर देता हूँ। कल जो उनका एग्जामिनेशन हुआ है वो एक निजी अस्पताल है, अल शिफा अस्पताल, रावलपिंडी में बहुत मशहूर आंखों का अस्पताल है। उसके जो रेटिनल सर्जरी के सरबराह हैं डिपार्टमेंट के, उन्होंने वो रिपोर्ट इशू की है। तो उससे ज्यादा मुस्तनद रिपोर्ट हो नहीं सकती जो उन्होंने की है। कोशिश, अब अगर आपको मैं नाज़रीन को ये याद करा दूं कि अपोजिशन को ये दावत दी गई थी कि वो अपना कोई नुमाइंदा मुकर्रर करके उस एग्जामिनेशन के वक्त मौजूद हो। उन्होंने वो दावत ठुकरा दी। सर फैमिली की मर्जी का होगा ना, तो आपकी मर्जी का एहतजाज करना चाहते हैं वो तो खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की सड़कें रोकना चाहते हैं। तो अगर वो वहां आ जाते और उनके सामने सारा कुछ साबित हो जाता कि बिनाई जो है वो 15% नहीं है 70% है, तो उनका तो सारा जो ढकोसला है वो धड़ाम जमीन पे जो कि अब आ गिरा है रिपोर्ट पब्लिश होने के बाद। तो लिहाजा एक तो बात है कि इंडिपेंडेंट एविडेंस मौजूद है। एक निजी अस्पताल के डॉक्टर ने, और जो बहुत ही सीनियर डॉक्टर हैं, उन्होंने देखकर ये बात कर दी है। दूसरा ये है कि देखिए, ये जो कियास सराइयां हैं जो मुख्तलिफ जगहों से उठती हैं, ये भी सिर्फ पाकिस्तान की सियासत में ये एक हिस्सा है साजिशों का। जो असल बुनियाद है, मैं फिर कहूंगा कि उस जो असल बुनियाद है उस पर कोई कंट्रोवर्सी नहीं हो सकती, क्योंकि चारों सूबों में और जो 2 वफाक के ईवान हैं उसमें इस वक्त स्टेबल वर्किंग मेजॉरिटीज, ठीक, और उनको कोई असर नहीं है। तो लिहाजा कोई भी जो डील है वो डील किस बीमारी का इलाज है, कोई ऐसा इशू लाहक नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह शहबाज शरीफ साहब और उनके साथ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मनीर, वो दोनों इस वक्त आगे बढ़ रहे हैं, वो अपनी कौम को आगे लेकर जा रहे हैं। मेरी तवक्को है, मैं जिस तरह तैयारी सुन रहा हूँ, इस दफा एक बहुत जो है रेडिकल बजट इंशाल्लाह आएगा आवाम की फलाह के लिए। 2026-27 का बजट है, वो उसकी तैयारी हो रही है। और पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की तो मिसालें पूरी दुनिया दे रही है। तो इस वक्त कोई उस तरह का चैलेंज नहीं है जिसका इलाज जो है वो कौमी हुकूमत हो या वंडर बॉय हो। तो ये इस किस्म की कियास सराइयां उठती रहेंगी, ये मसाले फेंके जाते हैं, क्योंकि जब भी मामलात नॉर्मलाइज होते हैं पाकिस्तान की सियासत में तो हम सबको वो डिश बहुत फीकी लगती है। हमें मसाला चाहिए तो वो मुख्तलिफ तरफ से आ जाता है, लेकिन
सो आप कह रहे हैं कि कौमी हुकूमत की बात सिर्फ कयास आ रही है, इट्स जस्ट स्पेकुलेशन, इट्स जस्ट गॉसिप, इट्स जस्ट अ फिलर मौजूदा हालात के मुताबिक? मैं अर्ज करूं, देखिए पाकिस्तान में क्योंकि सियासत के सोर्सेज जो हैं वो सिर्फ सियासी जमातें नहीं हैं, एक रिटायर्ड लोगों का एक बड़ा ग्रोह है इस्लामाबाद में, वहां भी गुफ्तगू चलती रहती है, पूरी दुनिया में जो मुख्तलिफ सोल्यूशंस हैं। जी। अब देखिए, जिस बांग्लादेश में ये टेक्निकल या जो सो कॉल्ड कहा था जी टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट का तजर्बात हुए, वहां किस किस्म की सिचुएशन हुई, ठीक। तो ये कियास आराइयां मुख्तलिफ ट्रायल बैलून्स छोड़े जाते हैं। लेकिन ठीक। मैं फिर कहूंगा ठीक। कि असल जब मैं और आप बैठकर कभी इस पर बात करेंगे, वो तब करेंगे कि अगर किसी ऐवान में मेजॉरिटी थ्रेटन हो, तब हम कहेंगे अच्छा जी वो अब शेकी मामला है या कोई एक जमात छोड़कर जा रही है। उसके अलावा, और जिस तरह आप देखें, जो सदर मुमलिकत ने एक बयान भी दिया है, लेकिन उस बयान की बुनियाद यही है कि कोई डील नहीं हो रही। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है कि आपने सदर को कोट कर दिया। मेरा अगला सवाल भी प्रेसिडेंट की स्टेटमेंट के हवाले से, जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है, शहबाज शरीफ को चार्जशीट कर दिया है कि मुल्क नहीं चल रहा, तो इशारा उनका वज़ीर आज़म की तरफ है कि मुल्क ये नहीं चला पा रहे, पीपल्स पार्टी चला के दिखाएगी। फिर साथ ही उन्होंने कहा कि ये मेरा मशवरा नहीं मानते, तो किसको मशवरा देते हैं प्रेसिडेंट साहब? वज़ीर आज़म को देते हैं या किसी और को देते हैं? और ये जो सदर साहब ने कहा है कि इनसे मुल्क नहीं चल रहा, ये इन हालात में कहा है कि अभी चंद दिन पहले, 1-2 दिन पहले ही सदर से वज़ीर आज़म की मुलाकात हुई है। सर देखिए, सदर मुमलिकत जो है आइन के तहत मशवरा दे सकते हैं, लेकिन वो वज़ीर आज़म के मशवरे के पाबंद हैं, आइन ये कह रहा है। तो वो जरूर मशवरा दें, उनके जहन में अगर कोई आइडियाज हैं वो जरूर दें। लेकिन मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर चल रहा है शहबाज शरीफ की क़यादत में और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सपोर्ट के साथ। और उसमें मैं फिर कहूँगा कि जो मुल्क में वैसे सरासीमगी के आसार आते थे डॉलर की कीमत में, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में, अल्हम्दुलिल्लाह वो तो दम तोड़ गए हैं। अब वाहिद जो चीज है जो जिस पर हम सारे बहस करते थे कि आज डॉलर का क्या रेट है और जनाब क्या हुकूमत अपना अगला जो कर्जा है वो दे पाएगी, अब ऐसी कोई सरासीमगी कहीं भी अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है। तो वो नफसा नफसी चूंकि खत्म हुई है, मैं फिर कहूंगा यहाँ इस मामले में भी जब भी नॉर्मल सी रिस्टोर होती है पाकिस्तान में, तो हमें वो डिश फीकी लगना शुरू हो जाती है और हमें मसाला चाहिए। ये जरूर सबसे बड़ा चैलेंज शहबाज शरीफ साहब के सामने वो है और वो रहेगा कि उन्होंने किस तरह इस इस्तेहकाम को, जो मुआशी और सियासी इस्तेहकाम है, पाकिस्तान के नौजवान मर्दों खवातीन के लिए नए रोजगार में बदलना है, नई इन्वेस्टमेंट में बदलना है, नई ग्रोथ लेकर आनी है मुल्क में। और वो तभी मुमकिन होगा कि वो इस दफा एक जुर्रत करके, जिसकी तरफ मैंने इशारा दिया है, एक ब्रेकिंग द मोल्ड बजट दें, जो पाकिस्तान के लगे बंदे जो फॉर्मूले हैं उनको तोड़कर पाकिस्तान को आगे लेकर जाने वाला बजट हो। तो अब हमें अगली जो नजरें हैं वो बजट पर होनी चाहिए, बजाय ये सियासी उतार चढ़ाव। और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से ये चूंकि मखलूत हुकूमत है, तो ये हल्की फुल्की मौसीकी मखलूत हुकूमत है। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर खान साहब, हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे थे, एमएलएन की नुमाइंदगी कर रहे थे। एक ब्रेक का वक्त हुआ है, प्रोग्राम में ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपोजिशन का मौक़िफ़ प्रोग्राम में शामिल करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और बात करेंगे अपोजिशन से। मेरे साथ मौजूद हैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के मेंबर और पाकिस्तान की सियासत के एक अहम रुकन मोहम्मद ज़ुबैर साहब, साबिक गवर्नर सिंध भी रह चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद ज़ुबैर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे। अब इससे बढ़ के और क्या हो जाए कि इमरान खान की सेहत के हवाले से इतना बड़ा इशू, लेकिन अपोजिशन इस पर भी एक भरपूर और कामयाब एहतजाज करने में नाकाम हो जाए, ना फैमिली को मुलाकात करने दी जाए, ना पर्सनल डॉक्टर्स को मुलाकात करने दी जाए। सो मच सो कि फैमिली को ऑफर भी की गई, लेकिन उसके बावजूद फैमिली ने नहीं जाने दिया किसी मेंबर को। तो ये अपोजिशन की हिकमत अमली कंफ्यूज्ड है, नाकाम है, खासतौर पे तहरीक इंसाफ ने या TTAP ने मौका ज़ाया कर दिया। हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान की आंख तो ज़ाया नहीं हुई, लेकिन मौका ज़ाया कर दिया अपोजिशन ने। ये मेरा ख्याल है मेडिकल ट्रीटमेंट को लेके, इशू को लेके ये पॉलिटिक्स करना कि ये पछाड़ सकते थे हुकूमत को या हुकूमत का पलड़ा भारी हो गया बिकॉज अपोजिशन ने उस तरह से नहीं प्रेशर डाला जिस तरह से डालना चाहिए था, वो एक पॉइंट हो सकता है। लेकिन और ये भी मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ कि जो जिस तरह से जिस बात
جذبات ہیں لوگوں کے جو پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں یا اپوزیشن کی دوسری پارٹیز کے سپورٹر ہیں، بہت نیچرل سی بات ہے، بہت شدت سے ان کو غم بھی ہے، غصہ بھی ہے، حکومت کی طرف نفرت بھی ہے، لیکن اس کا اظہار کیا کر سکی ہے؟ بالکل بھی نہیں کر سکی. اینڈ آئی ایگری وتھ یو کہ اس کا بھرپور احتجاج ہو سکتا تھا اور ہونا چاہیے تھا. سو اس حوالے سے تو حکومت کو بالکل بچت ہوئی ہے حکومت کے لیے. وجہ کیا ہے اپوزیشن کے اس ناکامی کی؟ اس سے بڑھ کے اور کیا ہے کہ اگر ان کی صحت کا ایشو ہے، آپ کے سامنے ہے، آپ اس وقت مسلم لیگ نون کا حصہ تھے، نواز شریف کی صحت خراب ہوئی تو پی ایم ایل این نے کس طرح سے پورا ملک سر پہ اٹھا لیا تھا اور کامیاب ہو گئی صرف ایک ہفتے کے اندر اندر نواز شریف کو ملک سے باہر بھیجنے کے لیے. آئی ایم ناٹ آسکنگ، آئی ایم ناٹ کوسچننگ کہ عمران خان کا ملک سے باہر بھیجا جانا، لیکن احتجاج کی بات ہے کہ احتجاج اتنا بھرپور کیا اس وقت مسلم لیگ نون نے، لیکن اپوزیشن کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کنفیوزڈ ہے، تقسیم ہے، یا وہی بات کہ عمران خان کے علاوہ اپوزیشن میں کوئی تگڑا نہیں ہے؟ غریدہ، آپ نے پہلے سوال کا جواب محسوس کیا ہوگا، میں نے سچ ہی بولا تھا اور ایکسیپٹ کیا تھا کہ ناکامی ہے. تو مجھے ایک اور سچ وجہ جاننا چاہیے کہ بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. نہیں، آپ نے کیونکہ ریفرنس آپ نے انہوں نے کہا نا سارا ملک سر پر اٹھا لیا تھا پی ایم ایل این نے. بالکل بھی نہیں. آپ ابھی ان سے پوچھ لیں، مثال کے طور پر مصدق ملک سے پوچھ لیں، طلال چودھری سے پوچھ لیں، میڈیا والے زیادہ ہوتے تھے باہر، مسلم لیگی کم ہوتے تھے سروسز اسپتال کے باہر. کوئی احتجاج نہیں ہوا تھا، کوئی کچھ نہیں کر رہا تھا. خواجہ آصف نے ایڈمٹ کیا تھا کہ ہم نہیں نکال سکے بندے، بالکل بھی نہیں آتے تھے. 100 بندہ نہیں آتا تھا. ہم کہتے تھے 10 ایم این ایز ہیں، 24 تقریباً ایم پی ایز ہیں لاہور کے، وہ 100 بندہ تو لے کے آ جائے کریں ہر روز کی بنیاد پر. تو وہ بھی ایک ناکامی تھی، لیکن اس کے پیچھے آپ کو پتہ ہے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ تھی جو بھرپور طریقے سے چاہتی تھی کہ کسی نہ کسی طرح سے، ناٹ کہ وہ عمران خان کے خلاف تھے، بٹ وہ سمجھتے تھے کہ پولیٹیکلی اٹ ول بی بیٹر فار عمران خان's گورنمنٹ کہ اگر نواز شریف کو باہر بھیج دیا جائے اور وہاں وہ چپ کر کے جا کے بیٹھ جائیں تو یہاں حکومت آسانی سے کر سکیں گے. بٹ obviously that was a different scenario. یہ بالکل ڈفرینٹ سینیریو ہے. ابھی آپ میرے سے پوچھ رہے ہیں کہ کیوں نہیں کر سکی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ظاہر حکمت عملی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ کس طرح سے پی ٹی آئی جس طرح سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے غریدہ پچھلے 2-3 سال سے، اور وہ جاری ہے ابھی بھی. ابھی آپ کو میں صرف ایک ایگزامپل دیتا ہوں. ابھی کراچی میں پچھلے دنوں فیبری 8 کے حوالے سے جب احتجاج ہونا تھا تو پہلے پتہ نہیں کتنے کہ 300 لوگوں کو اریسٹ کیا، جو ایم پی او کے تحت اریسٹ کیا، جو نوٹس آیا کہ ان لوگوں کو اریسٹ کر رہے ہیں. لیکن اس میں سے کتنے تھے جو آپ نے دیکھا جن کو تشدد کیا گیا، فزیکل تشدد کیا گیا، اور پورا میڈیا خاموشی سے بیٹھا رہا اور کوئی ریاکشن نہیں آیا. اب وہ اور بہت سے یہ تو تھوڑے سے فارمر ایم این اے اور ایم پی ایس تھے جنہوں نے ہمت کر کے، کریج شو کر کے پریس کلب میں آ کے اور دوسری جگہ جا کے اپنی باڈی پر وہ تمام تشدد کے نشانات دکھائے. تقریباً 100 سے زیادہ ایسے ہیں جن کی ہمت نہیں ہوتی ہے. سو وہ جو بیہائنڈ دا سین جو اس وقت جو فیسزم ہے اور جس بروٹیلٹی کا مظاہرہ کرتی ہے اس میں آسان نہیں ہوتا. یہ ڈیبیٹ اپنی جگہ پہ ہے، یہ ڈیبیٹ اپنی جگہ پہ موجود ہے، یہ ڈیبیٹ اپنی جگہ پہ موجود ہے. لیکن آپ مثال کے طور پہ پارلیمنٹ میں جو اپوزیشن کے ممبرس ہیں وہ کے پی ہاؤس کے باہر بھی دھرنا دے کے بیٹھے رہے نا، وہ پارلیمنٹ کے اندر بھی دھرنا دے کے بیٹھے رہے. وہ بھی تو ایم این ایز ہیں، وہ بھی تو ایم پی ایس موجود ہیں، لیکن وہ بھی لوگ نکالنے میں ناکام رہے. اور پھر آج بھی یہ بات ہوئی ہے کہ جی پارٹی میں کس کی مانی جائے یا اپوزیشن میں کس کی مانی جائے، اپوزیشن کی لیڈرشپ کی مانی جائے یا عمران خان کی فیملی دیٹ از علیمہ خان کی مانی جائے. تو یہ بھی تو ایک بہت بڑا ایشو ہے. جی غریدہ، یہ بالکل ایشو ہے. اور اس کا دیکھیں، یہ آپ جو کہہ رہی ہیں نا کہ یہ تشدد کا بھی ایک ایشو ہے. دوسرے ایشو جو ہے، آپ پلیز انڈرسٹینڈ کریں کہ پچھلے 4 سال میں پارٹی کے ساتھ جس طرح سے توڑا کیا ہے، جس طرح سے ان کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی ہے. ان کا جو چیئرمین ہے وہ 2.5 سال سے جیل میں ہے، وائس چیئرمین جیل میں ہے، ٹاپ لیڈرشپ جیل میں، اور آدھے سے زیادہ کو جس طرح اسد عمر ہے، شیریں مزاری ہے، عمران اسماعیل ہے، علی زیدی ہے، دے ور دی ٹاپ لیڈرشپ نا. ان کو آپ نے گن پوائنٹ پر کہا کہ آپ پالیٹکس چھوڑنے کا کمٹمنٹ کریں، جو پاکستان کی تاریخ میں کسی بروٹل ڈکٹیٹر نے بھی نہیں کیا تھا کہ آپ پالیٹکس چھوڑنے کا. اب اگر لیکن سلمان اکرم راجہ
और शीरी मज़ारी। आपकी बात दुरुस्त है ये भी, लेकिन सलमान अकरम राजा हैं आज, शेख वकास अकरम हैं आज, बैरिस्टर गौहर हैं आज, केपी की पूरी प्रोविंशियल असेंबली आज मौजूद है, कितने एमएनएज आज 90 के करीब वो भी मौजूद हैं। तो ये सब कहाँ है? पंजाब में एमपीएस मौजूद हैं, ये सब कहाँ है? नहीं, लेकिन आप पहले तो प्लीज अंडरस्टैंड कि अगर आप पार्टी को इतने बुरे तरीके से तोड़ेंगे और फिर डराना धमकाना, आप कई एक कोलीग रिपोर्टर हम टीवी का जिस तरह से उसको पिक किया, वो तो हम रिपोर्टर था तो पूरा मीडिया चला उठा। बट दिस इज हैपनिंग एवरी डे, एवरी सिंगल मोमेंट इन कराची, लाहौर एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो फिर आप खुद बताएं ना कि एक रिपोर्टर ने, और बाय द वे अपलोड भी सही की थी, बट अगर नहीं भी की होती, और आप सोचे कि पीटीआई के वर्कर्स के साथ क्या होता है, उनको कहा जाता है कि हम तुम्हारी ऐसी फैंटी लगाएंगे कि तुम याद करोगे। अब ये तो लेकिन आप एक सहाफी के इंसिडेंट को सियासी कारकुनान के इंसिडेंट के साथ इक्वेट नहीं कर सकते ना। सियासी कारकुनान को तो इस किस्म की तरबियत होती है या उनको इस किस्म का माहौल सख्त, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं। सियासी कारकुन ये नहीं कह सकते कि मेरे लिए केक वॉक होनी चाहिए या मेरे लिए सब कुछ फूलों की सेल होनी चाहिए। सर इंडिया में क्यों नहीं मिलता? अब एक और डिबेट, फरीदा, ये बिल्कुल गलत आपका। सर भारत में क्या सियासत है? इंडिया में होता है, जर्मनी में होता है, किस जगह होता है? बांग्लादेश में होता था, हसीना वाजिद का आपने अंजाम देख लिया, वहां होता था ना, पिटाई करते थे, मिसिंग पर्संस का होता था, ये वो। दैट इज नॉट एन एग्जांपल कि जी आप इस ब्रुटैलिटी के वर्कर्स को इस तरह से political history of this earth, लीडर्स को of this world, are you questioning the entire political history? Because ये तो this is the part and parcel of the entire political history कि आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है। आप ये नहीं कह सकते कि मेरे लिए सख्त माहौल ना हो तो फिर मैं स्ट्रगल करूंगा या इनकलाब लेके आऊंगा। लेकिन हम क्वेश्चन तो करेंगे ना, अगर जब पीपल्स पार्टी को आपको पता कोड़े पड़ते थे जिया के जमाने में, तो इस वजह से जब फांसी लगी थी भुट्टो को तो 2000 लोग भी नहीं निकले थे पूरे पाकिस्तान में। बट इट नेवर मेंट कि जी उनका सपोर्ट नहीं है। जियाउल हक की डेथ हुई और 2 महीने के बाद बेनजीर भुट्टो प्राइम मिनिस्टर बन गई, बिकॉज एकदम से माहौल फ्री मिल गया। सो आप टेस्ट करना, ये बिल्कुल आपकी बात है कि जी हमारे यहाँ सियासी माहौल ऐसा है कि हमें तैयार होना चाहिए कि भाई हम जिस जगह जा रहे हैं, सियासत करने जा रहे हैं, ये यहाँ बड़े सख्त हालात हो सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। बट यू कांट एक्सपेक्ट पीपल और उनकी रेजिलियंस को आप चैलेंज तो नहीं कर सकते कि आप इस तरह से हैं कि आपको तशद्दुद भी हो फिजिकल, आप फिर भी खड़े रहें। बहुत मुश्किल होता है। आई हैव टू कंडेम इट। आई कैन नॉट एक्सपेक्ट कि ये ऐसा माहौल हो और सारे जो लोग हैं, जैसे फवाद चौधरी कहते हैं कि जी हम सियासतदान हैं, हम बंदूकें लेके पहाड़ों पर तो नहीं चढ़ के लड़ सकते, हम अपनी बातचीत के थ्रू अपने जलसों में या रैलीज में या टीवी पर बैठ के या पॉडकास्ट में बैठ के बात ही कर सकते हैं, दलाइल ही दे सकते हैं, उसके अलावा तो हम कुछ नहीं कर सकते ना। लेकिन अगर आप, और फिर फैमिलीज होती है पीछे, हर एक का डिफरेंट रीजन होता है। सो आई थिंक रादर देन क्वेश्चनिंग कि व्हाई पीटीआई हैज नॉट बीन एबल टू ब्रिंग आउट पीपल, और उसमें भी सवाल बनता है, तो मैंने तो आपकी बात से पार्शली एग्री किया। क्वेश्चंस अबाउट टीटीएपी एज वेल कि आपके जो कायद हैं, जो इस वक्त अपोजिशन के लीडर हैं महमूद खान अचकज़ई, वो भी एक ल्यूकवार्म सी अपोजिशन लीडर का किरदार अदा कर रहे हैं। कोई बहुत जारहाना या कोई हुकूमत पे कोई वॉच डॉग का एलिमेंट तो नजर नहीं आता कि हुकूमत कोई प्रेशर में आए अपोजिशन लीडर के। फरीदा, जब वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होंगे, देखें जब वो पिछले महीने ही बने हैं, चंद हफ्ते पहले अपोजिशन लीडर, और ये फैसला हुआ था टीटीएपी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि, और जिसमें पीटीआई ज़ाहिर है शामिल है, कि he will not start, he should not start with that aggressiveness कि जी हम तोड़ देंगे, जला देंगे और तबाह कर देंगे। इश्यूज तो वही थे, डिमांड्स तो वही थी, इलेक्शन के हवाले से, इस असेंबली के मैंडेट के हवाले से एंड सो ऑन एंड सो, इमरान खान की वो, लेकिन एक रिकंसिलिएटरी तरीके से स्टार्ट करेंगे। उनकी पहली स्पीच अगर आप देखें तो वो बड़ी रिकंसिलिएटरी स्पीच थी। इसी तरह से अलामा साहब की जो सेनेट चेयरमैन, सेनेट अपोजिशन लीडर बने, उनकी भी रिकंसिलिएटरी थी। अब एक होता है कि आपकी फिर सख्ती आनी शुरू होती है जब आपकी चीज़ें पूरी ना हो, और ये इमरान खान की बीमारी के हवाले से चाहे वो उस तरह से ना रिस्पांस आया हो, बट वो हकीकत को नहीं छुपा सकता, और कल आने वाले कल में सख्ती ऑपोजिशन की तरफ से आ सकती है। जब आप फैमिली को नहीं इजाजत देंगे, जब आप डॉक्टर्स को नहीं इजाजत देंगे, जब आप उनके बेटों को वीजा नहीं देंगे, किया गया था कि आप अपनी तरफ से इन लोगों को भेजते हैं, फैमिली की तरफ से रिपोर्टेडली इनवाइट किया गया था कि आप इस बंदे को भेजते हैं या इस शख्स को भेजते हैं,
डिक्लाइन कर दिया गया रिपोर्ट। जिसने नियत साफ होती है ना, क्यों नहीं उनके बच्चों को क्यों नहीं? आप पिक एंड चूज ना करें। उनके जो बच्चे हैं, उनके जो बेटे हैं, उनको क्यों नहीं वीजा मिलना चाहिए? नहीं है तो उनको वीजा, वो उनको चाहिए तो देना वीजा। ये भाई देखिए, आप जो बात कर रही हैं, ये नॉर्थ कोरिया में ऐसी बातें होती हैं, बिल्कुल होती हैं, मैं मानता हूं। एक ब्रूटल डिक्टेटर के जमाने में होती जी, हर चीज का बहाना आप तलाश कर सकते हैं, लेकिन एक डेमोक्रेसी में, एक पाकिस्तान के आइन में ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है। कायदे आजम के तस्वर में ऐसा पाकिस्तान नहीं था कि जी यूं कर लें और यूं कर लें और यूं कर लें। बात यह है कि हमें सबको एक ऐसा माहौल दिया जाना चाहिए जिसमें सियासत भी कर सकें, और अगर किसी ने कोई गलत काम किया है तो उसको सजा भी मिलनी चाहिए। मैं एक ब्रेक का वक्त हुआ है, वापस आते हैं तो मैं कुछ मजीद सवालात आपसे कीजिए कि एक ब्रेक ले जाए। लेट्स टेक दिस शॉर्ट क्विक ब्रेक एंड देन कम बैक। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मोहम्मद जुबैर साहब, जो आप बात कर रहे थे कि फैमिली को मुलाकात तक की इजाज़त नहीं दी जाती, पर्सनल डॉक्टर को मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जाती, तो फैमिली को एक ऑप्शन तो दी गई थी कि आप इस शख्स को भेज दें रिपोर्टेडली, और फैमिली ने, दैट इज अलीमा खान, उन्होंने इनकार कर दिया। तो समथिंग एल्स इज आल्सो कुकिंग इनसाइड ऑपोजिशन। नहीं, देयर इज नथिंग एल्स कुकिंग। देखें, ये बिल्कुल, ये एक बंदे को इजाजत दी थी। देयर इज अ सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स। अब हम एक दफ़ा की मुलाकात की नहीं बात कर रहे हैं, हम 4 महीने 5 महीने की मुलाकातों की बात कर रहे हैं। उस 4 महीने में किसी डॉक्टर को नहीं इजाज़त दी गई, उनके डॉक्टर को, उस दौरान किसी लॉयर को नहीं इजाज़त दी गई, उस दौरान किसी फैमिली मेंबर को नहीं इजाज़त दी गई, उस दौरान किसी पीटीआई के पॉलिटिकल लीडरशिप को इजाज़त नहीं दी गई कि जी वो बाहर आते हैं तो उसके बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, पॉलिटिक्स की बात करते हैं, एज इफ कि भाई वो ज़ाहिर है क्रिकेट की तो नहीं बात करेंगे ना, वो पॉलिटिशियन से मिलने जा रहे हैं, पॉलिटिकल लीडर से मिलने जा रहे हैं, आपको इतना डर खौफ। देखें, ये इस माहौल में जाहिर सी बात है ना कि आप मुलाकात के बाद, हुकूमत कहती है कि एज पर द जेल मैनुअल रूल्स एंड रेगुलेशंस आप मुलाकात के बाद सियासी गुफ्तगू नहीं कर सकते। जब आप लोग कहते हैं कि आइन पे अमल करें, कानून पे अमल करें, तो फिर यहाँ पर भी कानून पे अमल होना चाहिए ना सर। एक्सक्यूज मी गरीदा, ये कौन से कानून में लिखा है मुझे बता दें। जब पीएमएलएन के लीडर थे अंदर बंद, शहबाज शरीफ साहब या नवाज शरीफ साहब, और हम खुद जाते थे, मैं मोहम्मद जुबैर खुद जाता था, हर हफ्ते जाता था, बाहर निकल के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती थी, 2-2 3-3 प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो आता था दिल कर रहा, तलाल चौधरी ने भी करनी है, निहाल हाशमी ने भी करनी है, ख्वाजा आसिफ ने भी करनी, सारे करते थे। कभी एक दफा सुना था कि आप पॉलिटिक्स क्यों बाहर करते, और क्या करते थे बाहर आके? और मरियम नवाज नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी बाहर आके जब मिलने के बाद। तो ये तो वही तो मैं कह रहा हूं कि ये तो रुझान जो आपने क्रिएट कर दिया ना, कि आप आके पॉलिटिक्स क्यों नहीं बात कर सकते भाई? व्हाई आर यू अफ्रेड? व्हाट इज द इशू? भाई अगर वो पॉलिटिक्स की बात करेंगे, व्हाट इज द इशू? के अगर व्हाट इज द इशू, इसी पे सवाल कर लेते हैं ना कि जी हुकूमत की खिंचाई करेंगे। हाँ, व्हाट इज द इशू, इसी पे सवाल कर लेते हैं कि एक सीरीज चल रही थी, शहबाज शरीफ को तब्दील करने की बात हो रही थी, बीच में वंडर बॉय की किसी ने जो है वो दरफंतनी फेंक दी, फिर उसके बाद अब कौमी हुकूमत की बात हो रही है। तो वाकई इस वक्त हालात ऐसे हैं कि नेशनल गवर्नमेंट की तश्कील दी जाए। देखें, एक तो अगर आप मेरे से पूछ रही हैं कि मैं तो कभी भी नेशनल गवर्नमेंट के फेवर में नहीं हूँ। हालात तो बहुत ज़्यादा ख़राब है। हाँ। इनके कंट्रोल से बाहर है, बिल्कुल कंट्रोल से बाहर है, क्योंकि जाहिर है आप इतने हर चीज़ ट्राई कर लिया। और इसकी मैं एक एग्जांपल सिर्फ दूंगा, बाकी नहीं दूंगा। आप और मैं दोनों एग्री करेंगे कि शहबाज शरीफ ने बहुत एफर्ट किया है दुनिया भर से इन्वेस्टमेंट लाने के लिए, कितने दौरे किए हैं, एंड आई एम श्योर ही इज़ वेरी सिंसियर एंड ही वांटेड कि पाकिस्तान में, जब उनका वो भी होता था कि मैं कर्जा नहीं लेने आया, मैं इन्वेस्टमेंट की बात करने आया हूँ। नतीजा एट द एंड ऑफ 4 years इज़ कि हमें ज़ीरो है, हम प्लंज कर गए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज़ एट अ 50-year लो। ये सिर्फ मैंने आपको एक एग्जाम्पल दी है, मैं बहुत एग्जाम्पल्स दे सकता हूँ। सो वो गाड़ी तो नहीं चल रही है, ये तो बिल्कुल तय हो गया कि गाड़ी नहीं चलती। और वी आर मईशत इज़ द थिंग। डोनाल्ड ट्रंप के साथ हाथ मिलाना या रेड कारपेट ट्रीटमेंट लेना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो ट्रांसफॉर्म नहीं होगा 25 करोड़ आवाम की खुशहाली के लिए, तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है। वो जरूर कुछ लोगों को तो फायदा हो सकता है। सो गाड़ी तो नहीं चल रही है। अब 2 ऑप्शन है, एक तो कुछ लोग बात कर रहे हैं नेशनल गवर्नमेंट की। नेशनल गवर्नमेंट भी आके क्या करेगी? उसमें आप किसी को वाशिंगटन से बुला लेंगे जिसके पास कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, वो हुकूमत खत्म होगी, ब्रीफ केस उठा के चला जाएगा। हुकूमत वो बननी चाहिए जो अकाउंटेबल हो अवाम के वोटों से है। सो द ओनली वे आउट इज कि जाहिर है 2024 के इलेक्शन को अनडू करना उस तरह से तो प्रैक्टिकली आई डोंट सी एनी पॉसिबिलिटी। एक
اور اس میں دونوں سائیڈ کے لیے ریلیف بھی ہے کہ جی کچھ ارلی الیکشن کے حوالے سے ایک ایگری کر لیا جائے اور اس میں اپوزیشن بھی اعتماد میں کو لیا جا سکتا ہے، اور اس تک آپ اگر وہ 1 سال کا پیریڈ ہو سکتا ہے نا، ظاہر سی بات ہے آپ نے ری ویمپ کرنا ہے الیکشن کمیشن کو، آپ نے حالات کریٹ کیے ہیں جیسے بنگلہ دیش میں ہوا ہے، تو اس کے بعد اب 6 مہینے کے بعد پالیٹکس شروع ہو جائے گی، کیمپین شروع ہو جائے گی اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. سو دیٹ از دا اونلی وے آؤٹ، تاکہ ایک ایسے عوام کے منتخب نمائندے آئیں جن کے پاس مینڈیٹ ہو، جن کو یہ پتہ ہو کہ ہماری اکاؤنٹیبلٹی عوام کی طرف ہے، کسی اور کی طرف نہیں ہے. اور پاکستان میں سیاسی ٹیمپریچر بھی بہت حد تک گر جائے گا اینڈ پاکستان ول اسٹارٹ ٹو موو فارورڈ. ادروائز تو اس طرح سے بالکل ایسے چلتے رہیں گے. ہاں، جن کا 25 کروڑ عوام کے حوالے سے کوئی کنسرن نہیں ہے کہ ان کا کتنا بھرتا نکل رہا ہے، مڈل کلاس کا، لوور مڈل کلاس کا، جو لوگ غربت کی لکیر سے نیچے، ان کے لیے ظاہر سی بات ہے زندگی آج بھی اچھی ہے، کل بھی اچھی تھی، اگلے 5 سال بعد بھی بڑی اچھی ہوگی. جو آپ نے کہا کہ حالات بالکل کنٹرول سے باہر ہو رہے ہیں، تو لگ رہا ہے کہ حکومت کچھ کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی ہے، کنٹرول کرنے کی یا ڈیمیج کنٹرول کرنے کی. اینڈ رپورٹڈلی عید کے بعد فیڈرل کیبنٹ میں کچھ تبدیلیاں جو ہے وہ شاید کیسے کر رہی ہے؟ رپورٹڈلی یہی میں آپ کو بتا رہی تھی کہ عید کے بعد خبر آئی ہے کہ شاید فیڈرل کیبنٹ میں کوئی تبدیلیاں ہوں، جن میں وزارت خزانہ، وزیر خزانہ چینج ہو سکتے ہیں، محمد اورنگزیب صاحب جو پہلے ہی بالکل ناکام ہو کے رہ گئے ہیں، کچھ باقی وزارتیں بھی. تو اس سے تبدیلی آ سکتی ہے، بیکاز آفٹر آل عمران خان نے بھی اپنے دور میں کوئی 5-6 فائنانس منسٹر تو تبدیل کیے تھے. 3 کیے تھے بالکل، وہ بھی ایسی تھے، مطلب وہ اف یو آسک می کہ وہ صحیح چوائسز نہیں تھیں اور اس کا پھر اثر بھی نہیں ہوا، کنٹریبیوٹ بھی نہیں کر سکے. دیکھیں فائنینس انکلوڈنگ اسد عمر، نہیں، اسد عمر تو دیکھیں نا، میں اسد عمر کا ایکسپلین کرتا ہوں، آپ نے مجھے پکڑ لیا. اسد عمر واز دا پوسٹر بوائے آف پی ٹی آئی، آپ بھی ایگری کریں گی. جو نیا پاکستان کا حسین خواب تھا وہ اسد عمر نے پورا کرنا تھا نا، اکنامک ٹرمز میں پورا ہونا تھا. 8 مہینے کے بعد عمران خان لاسٹ ہز پیشنس اور ان کو ہٹا دیا، اور ان کی جگہ پھر حفیظ شیخ کو لے کے آیا، پھر حفیظ شیخ کی جگہ پہ شوکت ترین کو لے کے آئے. تو اسد عمر کو تو وہ موقع ہی نہیں ملا. حماد اظہر بھی آئے تھے، ان کو بھی بھول گئے آپ. ٹائم 2 سال تو کم سے کم ہوتا نہ. حماد اظہر بھی آئے تھے، بالکل صحیح کہہ رہی ہے. حماد اظہر کو میرا خیال ہے چند ہفتوں کے لیے آئے تھے، بٹ دا فیکٹ آف دا میٹر دا چوائسز ور ناٹ سو گڈ. حماد اظہر کو بھی یو کانٹ بلیم بیکاز وہ 10 دن کے لیے تو نہیں آپ کسی کو کہہ سکتے کہ وہ جائے. دیکھیں فائنانس منسٹر کا چینج کرنے سے میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی تبدیلی آئے گی، کیونکہ جو انہیرنٹ پرابلمز ہیں نا، ایک سمپل سی ایگزامپل لے لیں. ابھی FPCCI بھی آئے تھے فائنانس منسٹر، اس میں بھی ان کو بتایا گیا کہ ساری تقریباً انڈسٹریز 50% سے زیادہ بند ہیں، چاہے وہ ٹیکسٹائل ہے، چاہے وہ سیمنٹ ہے، چاہے وہ سٹیل ہے. اب آپ خود سوچیں نا کہ ایک حکومت ایسی ہے جن کو فل اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ ہے، جن کو فل جوڈیشری کی سپورٹ ہے، جن کو ہر قسم کی سپورٹ ہے، US کی سپورٹ ہے، مطلب چائنا کی سپورٹ ہے، سعودی عربیہ کی سپورٹ ہے. سو یو کانٹ ایون بلیم کہ جی اتنے مشکل حالات میں کام کر رہے ہیں. پچھلی اتوار میں اگر PMLN کو کہیں کہ جی ہمارے لیے یہ مشکلات تھی، PPP بھی کہہ سکتے ہیں ہمارے لیے، اس سے زیادہ اچھا. اور پھر آپ نے جس طرح کہا کہ اپوزیشن بھی اس قسم کا پریشر نہیں ڈال سکا جس میں ان کے لیے آپریٹ کرنا مشکل ہو جائے کہ جی 10,000 بندہ آ گیا، ہم اس کو ہینڈل کیسے کریں. وہ بھی نہیں ہے. تو پھر بھی اگر آپ پرفارم نہیں کر سکے تو پھر واٹ از اٹ؟ اس کا مطلب آپ نکمے ہیں، انکمپٹنٹ ہیں، اور آپ کی سمجھ بوجھ نہیں ہے اس لیول کی. سو ایک فائنانس منسٹر کو چینج کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اکنامک ایکٹیویٹی کو ریوائز کرنے کے لیے آپ کو فنڈامنٹل چینجز جو کرنی تھی 2 سال، یہی بات کی ہے پریزیڈنٹ زرداری نے بھی. جو چارج شیٹ آپ لگا رہے ہیں وہی چارج شیٹ پریزیڈنٹ زرداری نے بھی 2 دن پہلے لگائی ہے کہ حکومت نہیں چل رہی اور ہم یعنی کہ پیپلز پارٹی والے چلا کے دکھائیں گے. پیپلز پارٹی، میں نے وہ بیان وہ کہہ رہے ہیں، میں اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب پاکستان کو نہیں ٹھیک کر لوں گا. بھائی 50 سال ہو چکے ہیں. زرداری، شریف، وہی حسن اقبال، پرویز رشید، اسحاق ڈار، خواجہ آصف، اور کون نہیں آیا. اب آپ پھر قوم کو کہیں بندوق یہاں رکھ کے کہ جی ہم نہیں جائیں گے جب تک ہم ٹھیک نہیں کریں گے. بھائی آپ اچھا سب سے ہم پیچھے رہ گئے ہیں. اس ٹرن آف دا سینچری کے وقت پاکستان ان سب سے آگے تھا. آج انڈیا سے، ملائیشیا سے، مالدیو سے، اب یو نیم اے کنٹری، کمبوڈیا، ویتنام، سری لنکا، بنگلہ دیش، سب سے پیچھے رہ گیا. اینڈ دا گیپ از وائڈنگ. جیسے آپ نے کرکٹ کا ذکر کیا تھا نا شروع میں، کرکٹ میں ہم جیتتے تھے نا پہلے، سن 90 کی دہائی میں، اس کے تھوڑی دیر بعد، یا 80 کی دہائی میں. اب کیوں ہم ہارتے ہیں؟ کنسسٹنٹلی آتے ہیں. پلیز انڈرسٹینڈ
The whole system is a rotten system. Right. It's a बहुत dysfunctional बहुत शुक्रिया system. It has to be मोहम्मद जुबैर साहब, dismantled. थैंक यू सो वेरी मच वक्त देने के लिए आज प्रोग्राम के लिए. दैट्स अ रैप. ये था आज का प्रोग्राम जी. I'll see you tomorrow inshallah 8 o'clock on GTV. Allah Hafiz.